जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएसआई का जो वैकेंसी है आ चुकी है और फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर जिनको डबल स्टार चाहिए, एसआई का पोस्ट चाहिए, तो वो फटाफट जाके फॉर्म फिल करें और लग जाएं अपने लक्ष्य की तरफ, क्योंकि 2 या 3 महीने का समय रहता है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले भी कमेंटमेंट किया था कि मूल विधि कंप्लीट करवाएंगे। तो ये मूल विधि की मैं बुक लाया हूँ। बुक का ये पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगा और ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, मैं बता दूंगा लिंक। उसके पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ये बुक है आपके सामने दिख रही है, ये पूरा कंप्लीट बुक हम करवाएंगे। हाँ, लेकिन आप अगर इस वीडियो को प्यार देते हैं, अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, तो इसको आप कमेंट भी करिए और इसको हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। और ये नेक्स्ट पार्ट क्या, हम पूरी बुक सीरीज कंप्लीट करेंगे। देखिए, आप बुक खरीद कर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें होती हैं ना, आप अगर पढ़ने के बाद उस चीज़ को सुनते हैं, है ना, तो वो आपका रिवीजन हो जाता है। और रिवीजन पर्पस से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपके पास बुक नहीं है तो भी इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कब प्रवर्तन में आया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जैसा कि आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 30 दिसंबर 1956। 30 दिसंबर 1956। व्याख्या देख लेते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 संपूर्ण भारत पर 30 दिसंबर 1956 से लागू है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 को अनैतिक व्यापार का निवारण करने के लिए मई 1950 में न्यूयॉर्क में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसरण में उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो ये जो व्याख्या है उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इस व्याख्या को अगर आप ध्यान से सुनते हैं, अगर एक बार समझ में आ जाता है, तो इस पर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अवयस्क बालक से तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सीधा हम आंसर की तरफ अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, किंतु 18 वर्ष से कम है, यानी कि 18 वर्ष से आयु कम है उसकी। तो ये जो अवयस्क बालक से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे व्याख्या अगर हम देखें तो शायद हमें और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2 में परिभाषित अवयस्क बालक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किंतु 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यानी कहने का मतलब है कि 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, चाहे उसे सम्मति या सम्मति मतलब किसी के सहमति से, है ना, या उसके बिना वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करेगा या ले जाने का प्रयास करेगा, तो वह दंडनीय होगा। अब यहाँ पे बताना है कि वह कितने वर्ष या फिर कितने रुपए का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि 3 से लेकर 7 वर्ष तक का कठोर कारावास व 2000 तक का जुर्माना। कितने? 2000 तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम व्याख्या अगर देखें तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाता है हमारा। व्याख्या अगर देखें तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, चाहे उसके सम्मति से या उसके बिना, वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित
उत्प्रेरित करेगा या ले जाएगा या ले जाने का प्रयास करेगा तो वह न्यूनतम 3 वर्ष व अधिकतम 7 वर्ष के कठोर कारावास और 2000 तक जुर्माने से दंडित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है किसी सार्वजनिक स्थान से कितनी दूरी के भीतर वेश्यावृत्ति को निषेध किया गया है। किसी सार्वजनिक स्थान से कितनी दूरी के भीतर वेश्यावृत्ति को निषेध किया गया है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि 200 मीटर के भीतर की बात कर रहा है। ठीक है, यानी 200 मीटर के अंदर आप कहीं पे भी आप ऐसे वेश्यावृत्ति नहीं कर सकते या नहीं करवा सकते। किसी सार्वजनिक स्थानों से 200 मीटर की दूरी के भीतर वेश्यावृत्ति को निषेध किया गया है और अधिनियम की धारा 7 के अनुसार वेश्यावृत्ति करने वाला कोई व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति सार्वजनिक स्थान में या उसके समीप की जाएगी तो वह 3 माह की कारावास से दंडित होगा। कितने माह की? 3 माह की कारावास से दंडित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5वां है। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के दंडनीय अपराध होगा क्या? कौन सा? तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4 दिए गए हैं संज्ञेय, तो बिल्कुल संज्ञेय जो है ना ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। ठीक है, यानी कि कौन सा आंसर सही है? संज्ञेय। देखिए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या अगर हम देखें इसका तो ये रहा व्याख्या। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध को संज्ञेय अपराध समझा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को कब लागू किया गया? तो यहाँ पर देखिए इसको याद करने वाली बात है। यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 1961 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हम व्याख्या अगर देखें तो व्याख्या है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 संपूर्ण भारत पर 1 जुलाई 1961 से लागू है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का उद्देश्य दहेज को लेने या देने से प्रतिषेध करता है। लेने या देने से क्या करता है? प्रतिषेध करता है। तो एक चीज तो हमें ये अच्छे से याद हो गया होगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये चीजें याद हो गई। और यहाँ पर याद करने की बात एक और है कि ये लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 1961 में लागू हुआ, यानी कि 1 जुलाई 1961 से लागू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। 7वां क्वेश्चन ये रहा, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएसआई में 2017 में। यूपीएसआई के 2017 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 2014 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बी घरेलू हिंसा अधिनियम, सी भारतीय दंड संहिता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, अगर आपने ऊपर ध्यान दिया होगा मैंने आपको रिपीट करके इसीलिए याद कराया कि इस चीज को आप याद कर लेना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, चलिए अगर हम देखें व्याख्या इसका, तो व्याख्या में क्या है? अच्छा, व्याख्या जो ये दिया है ना, एक्सप्लेनेशन, बड़े ध्यान से सुनना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेना एवं देना एक अपराध है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज देगा या लेगा या दहेज लेने या देने हेतु दुष्प्रेरित
करता है या फिर करेगा तो वह 5 वर्ष की कारावास और 15,000 के जुर्माने से या ऐसे दहेज की रकम के मूल्य के बराबर इनमें से जो भी अधिक होगा दंडनीय होगा। यानी कि दहेज का रकम मान लो 8 लाख की बातें चल रही हैं, तो वो जो 8 लाख है ना, वो उसे जुर्माने के तौर पे दंडित किया जाएगा। ये चीज़ समझ लेना। हाँ, 15,000 से अगर नीचे का दहेज है तो फिर भैया कम से कम 15,000 तो जुर्माना लगेगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दो व्यक्तियों के बीच, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए जो करार की वैधानिक स्थिति निम्न में से क्या होगी। ये चीज़ें देखना, अभी आपने अगर पिछला एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो आपका ये क्वेश्चन अपने आप बनेगा। यहाँ पे कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा 5 के आलोक में शून्य होगी, या फिर बी ऑप्शन है कि पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का हकदार होगा, सी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा 6 के आलोक में शून्य होगी, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ए जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, हम व्याख्या बता देते हैं आपको कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के अंतर्गत दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक स्थिति शून्य होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखना कि यहाँ पे जो धारा है वो 5 के अंदर है। ठीक है, 5 के अंदर ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां अगर हम देखें तो यहाँ पे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, क्वेश्चन क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 7 के अनुसार न्यायालय किस दशा में अपराधों का संज्ञान लेगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए स्वयं की जानकारी पर, ऑप्शन नंबर बी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी अन्य नातेदार के परिवार पर, यानी कि अन्य नातेदार के परिवार पर, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, यानी कि ये सारे सही हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 7 के अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का विचारण किया जाता है। न्यायालय निम्न दशाओं में अपराधों का संज्ञान लेगा। क्या करेगा, अपराधों का संज्ञान लेगा। अब देखो कौन कौन सी दशाओं में, तो स्वयं की जानकारी पर, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, पीड़ित व्यक्ति के अथवा पीड़ित व्यक्ति के माता पिता के परिवार पर, अन्य नातेदार के परिवार पर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज के लिए विज्ञापन देने के अपराध के दंड का प्रावधान, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दहेज लेता देता है तो उसमें दंड का प्रावधान क्या है, तो यानी कि कितना दंड का प्रावधान है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या है ए ऑप्शन, तो 6 माह से 5 वर्ष, यानी कि 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है उसको, या फिर 15,000 तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा में स्त्री अशिष्ट रूपण को परिभाषित किया गया है। स्त्री अशिष्ट रूपण की बात कर रहा है। यहाँ पर
ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है जो परिभाषा है ऑप्शन नंबर बी यानी कि धारा 2 में दिया गया है। अब देखना इस व्याख्या को ध्यान से पढ़ना। अगर इस व्याख्या को आपने ध्यान से पढ़ लिए और समझ लिए, सुन लिए, तो आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन तो आपका अपने आप ही यहीं से बन जाएगा। क्योंकि जो परिभाषा है, परिभाषा बहुत लोग मिस कर देते, लेकिन परिभाषा जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए देखते हैं इसका परिभाषा। यहाँ पर व्याख्या दिया गया है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 2 में स्त्री अशिष्ट रूपण को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, अब आगे देखना, ध्यान देना, स्त्री अशिष्ट रूपण से आशय है कि किसी स्त्री की आकृति, क्या कह रहा है यहाँ पे देखना, किसी स्त्री की आकृति उसके रूप या शरीर अथवा उसके किसी अंग का ऐसे तरीके से चित्रण करना जो उसके शिष्ट होने या महिलाओं के चरित्र को ठेस पहुंचाने अथवा कलंकित करने के प्रयास के रूप में हो। क्या रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे फिर से, स्त्री यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पे, अशिष्ट रूपण से क्या आशय है कि स्त्री की आकृति उसके रूप या शरीर अथवा उसके किसी अंग का ऐसे तरीके से चित्रण करना जो उसके शिष्ट होने या महिलाओं के चरित्र को ठेस पहुंचाने अथवा कलंकित करने के प्रारूप में, यानी प्रारूप के रूप में हो, जिससे लोक नैतिकता या नैतिक आधार पर विकृत, भ्रष्ट अथवा क्षति पहुंचाने की संभावना है। ये चीज़ें क्लियर हुई, परिभाषा क्लियर हुआ तो समझिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्त्री के अशिष्ट रूपण से, स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापन पर अधिनियमित या अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रतिषेध किया गया है, यानी कि जो विज्ञापन है उस किस अधिनियम के तहत, किस धारा के तहत प्रतिषेध किया गया है अशिष्ट रूपण से संबंधित। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। बिल्कुल जो धारा 2 है उसमें परिभाषा की बात किया है, और जो धारा 3 है यहाँ पर निषेध की बात किया है कि धारा 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए व्याख्या स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिषेध किया गया है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन न तो करेगा न करवाएगा, इसके प्रकाशन अथवा प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा अथवा इसमें भाग नहीं लेगा जिसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण अंतर्निहित हो। ये व्याख्या जो है ना मेन है, व्याख्या को ही मेन आपको ध्यान से सुनना है। तो हेडफोन बराबर ऑन रखिए और सुनते जाइए, बार बार सुनिए एक ही चीज़ को। ये पूरी जो बुक है आपका, ये पूरी मूल विधि की बुक कंप्लीट होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा से सही है। अगर ऊपर व्याख्या पढ़ा होगा ठीक से तो देखना, अभी यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आएगी, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएसआई 2017 में, यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर पी क्या कह रहा है, पी ऐसे किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो अवैध है। देखना शब्दों को समझना, अशिष्ट रूपण शामिल हो अवैध है। क्या ये सही है? मुझे तो लगता है बिल्कुल सही है।
आप अगर अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, क्यू क्या कह रहा है कि उपरोक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर कौन सा सही है, दोनों ए और बी, जो है पी और क्यू दोनों ही बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे व्याख्या भी दिया गया है, मैं व्याख्या आपके सामने पढ़ देता हूँ। स्त्री व्याख्या क्या है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, इतना तो याद हो गया ना, प्रतिषेध अधिनियम 1986, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, ये तो पक्का याद हो ही गया। अब इसके आगे यानी कि धारा 4 के अनुसार क्या दिया गया है कि ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरण यानी कि वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो अवैध है, किंतु किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण कर सकता है। क्या? बिल्कुल। कैसी? ये तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर साहित्य की बात होगा कहीं, है ना, कहीं साहित्य की, देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका आंसर भी दिया गया है नीचे। तो कहीं साहित्य की बात करें, विज्ञान की बात करें, कहीं अगर उसका प्रमाणित है उसका जो, तो उस कंडीशन में बिल्कुल वितरित हो सकता है। ठीक है, और आप ऐसा देखे भी होंगे एग्जाम्पल में। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए कितने क्वेश्चन हमने कर लिए अभी? हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 14 नंबर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा अधूरा रह गया था। गैर कानूनी नहीं है, यानी कि मैंने आपको जैसा कि बताया विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा के हित में अगर होता है तो वो उस तरह का कोई गैर कानूनी नहीं है, या उसका प्रयोग प्रमाणिक रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। अतः उपरोक्त दोनों बिल्कुल ऑप्शन सही है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। आप बिल्कुल यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के उपबंधों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को, अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है 1, पहले में क्या कह रहा है कि प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष का कठोर सादा कारावास और 2000 तक का जुर्माना दंडनीय होगा। और सेकेंड क्या कह रहा है कि द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 6 माह से 5 वर्ष तक का क्या होगा, कारावास होगा, और कितने 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना दंडनीय होगा। तो यहाँ पे दोनों ही बिल्कुल सही है। व्याख्या मैं आपको दे देता हूँ, और यानी कि ऑप्शन नंबर जैसा कि आप देख पा रहे हैं सी बिल्कुल सही है। व्याख्या है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष के कठोर सादा कारावास और 2000 तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और द्वितीय व पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना या जो है ये दोनों हो सकते हैं, या फिर ये यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि स्त्री अशिष्ट रूपण से, यानी स्त्री अशिष्ट रूपण के संबंध में किया गया अपराध होगा। क्या, कौन सा अपराध होगा? तो बिल्कुल संज्ञेय और जमानती होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। व्याख्या क्या है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 8 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन किया गया अपराध जमानती और संज्ञेय होगा। क्या होगा? संज्ञेय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
16 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब से लागू है। 16 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब से लागू है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 31 जनवरी 1992 से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम लागू है। व्याख्या देख लेते हैं एक बार। व्याख्या है यहाँ पे, व्याख्या है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 को 31 जनवरी 1992 से लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 5 अध्याय और 17 धाराओं का उल्लेख है। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल 7 अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होंगे तथा आयोग के सदस्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से प्रत्येक का एक सदस्य होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग के कुल सदस्य अध्यक्ष सहित होंगे। देखिए पहले अगर इससे ठीक पीछे का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो कितने सदस्यों की मैं बात किया। अटेंशन रहिए हर एक क्वेश्चन के व्याख्या पर, हर एक क्वेश्चन पर, हर एक ऑप्शन पर। यहाँ पर हमने 7 क्वेश्चन जो है 7 सदस्य की बात की थी, तो 7 सदस्य की हमने बात की थी, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, 7 सदस्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वर्ष 1992 में स्थापित महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार के जनादेश के साथ एक सांविधिक निकाय और भारत का एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। तो इसमें अब बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। महिलाओं के राष्ट्रीय संगठन, समानता और समावेश के लिए केंद्र, महिला एवं बाल विकास विभाग, या फिर डी ऑप्शन है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग। देखिए महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, यहाँ पर अगर क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा जोर दिए होंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको निकल के आता है, यानी कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितना होगा, कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, यूपीएसआई में 2017 का पेपर में ये आया हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें जो है कितने ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय यहाँ पे व्याख्या अगर हम देखें, यानी कि 3 आप देख सकते हैं, 3 दिया गया है। देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल का प्रावधान है, जिसके अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। वर्ष 1992 में महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार के जनादेश के साथ एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग NCW भारत का एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति इन सब से संबंधित है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन कोई भी पूछता है, और ये जो है ना आपके मूल विधि का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, जो महिलाओं से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, है ना, और अनुसूचित जाति ST SC वगैरह से रिलेटेड हो, तो इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। या फिर जो करंट से घटनाएं घट रही हों, करंट से भी तो महिलाओं को जोड़ के बिल्कुल बहुत सारी घटनाएं हैं जो महिलाओं से घट रही हैं, महिलाओं से रिलेटेड घट रही हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें,
क्वेश्चन नंबर जो 20 है यानी कि 20 है, उसमें दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य में राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके सामने है, लेकिन इसमें कौन सा बिल्कुल सही है, तो डी बिल्कुल सही, यानी कि उपरोक्त सभी। और जब उपरोक्त सभी सही है तो एक बार व्याख्या देखिए ना सर, व्याख्या देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 के अनुसार आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, भारतीय महिला द्वारा यानी कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों व अन्य कानूनों के तहत महिलाओं से संबंधित विषयों का अन्वेषण व परीक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट सेकेंड कह रहा है प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को प्रतिवेदन देना। थर्ड कह रहा है केंद्र एवं राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। और फोर्थ कह रहा है महिलाओं के अधिकारों के हनन संबंधित शिकायतों की परीक्षा करना व स्वतः संज्ञान लेना। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, अच्छा चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। यहाँ ये जो क्वेश्चन है 2011 में पूछा जा चुका है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं संपूर्ण भारत पर, बी जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, सी केवल केंद्र शासित प्रदेशों या केंद्र शासित राज्यों पर, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या हम देखते हैं, यानी कि संपूर्ण भारत पर। ठीक है, व्याख्या अगर हम देखें तो प्रश्न काल के अनुसार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में था, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। यह अधिनियम यानी कि 26 अक्टूबर 2006 तक यानी 2006 से लागू है। यानी कि यहाँ पे जो ये अधिनियम है, जो अधिनियम 2005 का ये घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण करता है, यानी ये जो अधिनियम है 2005 का वो 2006 से ही लागू है। और जो है आपका जम्मू कश्मीर में 2019 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है, यानी कि संपूर्ण भारत पर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ। तो आपने अगर अभी ठीक से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर तो पक्का पता होगा, इसका आंसर तो आपको पक्का पता होगा। तो ये कब से लागू है, तो इसको ये जो है बिल्कुल सी सही जो गेस कर रहे हैं ना 2006, तो गेस क्या करना है, ये तो आपको याद हो गया होगा ना, अभी इसके पीछे ही तो हमने किया। तो 2006 से ही तो लागू है ना, तो 2006 से ये क्या है, लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आचरण घरेलू हिंसा को गठित करता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, तो बिल्कुल सभी सही है। पहला इसमें क्या ए में क्या दिया गया है कि व्यथित व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाना, बी है दहेज के लिए उत्पीड़ित करना, घरेलू हिंसा में आता है, सी है पीड़ित व्यक्ति जिसके जो है संबंधी पर अपने आचरण द्वारा धमकी या प्रभाव डालना। उपरोक्त में से सभी बिल्कुल सही है। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये आपका जो क्वेश्चन है याद करने वाला या रटने वाला बिल्कुल नहीं है, है ना। तो यहाँ पर हम व्याख्या देख लें।
जो व्याख्या है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार प्रत्यर्थी जो है प्रत्यर्थी का कोई कार्य या लोभ अथवा किसी कार्य का करना या आचरण करना घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह कहाँ गया, हाँ, यदि वह, पहला क्या दिया गया है कि व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कोई क्षति पहुंचाता है अथवा संकट में डालता है, ये घरेलू हिंसा में आता है। सेकंड, दहेज के लिए उत्पीड़ित जो है उसको प्रताड़ित करता है, उत्पीड़न देता है, ठीक है, उत्पीड़न देता है तो भी ये घरेलू हिंसा में आता है दहेज के लिए। और ऑप्शन जो है नेक्स्ट इसमें क्या है, तीसरा, कि पीड़ित व्यक्ति उसके संबंधी पर अपने आचरण द्वारा धमकी या प्रभाव डालता है, यानी कि हमने इसको देखा कि ये जो है घरेलू हिंसा में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 6 के तहत आश्रय गृह व्यथित व्यक्ति को आश्रय उपलब्ध कराएगा। ऑप्शन 4 दिया गया है जिसमें से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्यथित व्यक्ति के अनुरोध पर, बिल्कुल व्यथित व्यक्ति के अनुरोध पर, घरेलू हिंसा की धारा 6, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है आंसर कौन सा सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्याख्या हम अगर देखें तो व्याख्या कह रहा है घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 6 के अनुसार यदि किसी पीड़ित अथवा उसकी ओर से संरक्षण अधिकारी अथवा कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति से आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है तो वह उसे आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना। और ये जो हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, या फिर टेलीग्राम पे आप जाकर एग्जाम नगर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिस पे लगभग 8000 पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप भी उसे ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 8 के अधीन संरक्षण अधिकारी का वे कर्तव्य व कार्य है क्या है। यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि सारे मजिस्ट्रेट के कार्यों में सहायता करना, मजिस्ट्रेट के कार्यों में सहायता करना, पीड़ित के लिए निःशुल्क विधिक सहायता को सुनिश्चित करना, सी पीड़ित के संरक्षण के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन करना, या डी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो बिल्कुल हाँ जी, सभी सही हैं। यहाँ पर देखिए एक बार हम व्याख्या के रूप में एक बार रिवीजन करेंगे तो ये हमें याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए इधर, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा के अधीन, कौन सी धारा, 8 के अधीन संरक्षण अधिकारी का निम्नलिखित कर्तव्य है, कार्य है। पहला, मजिस्ट्रेट के कार्यों में सहायता करना, ध्यान देना, कौन सा कर्तव्य है, मजिस्ट्रेट के कार्यों में सहायता करना। सेकंड है मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की शिकायत पर रिपोर्ट करना। तीसरा है यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट को पीड़ित व्यक्ति की इच्छा करने पर उसके संरक्षण के लिए आवेदन करना आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के मामले के संबंध में प्रत्यर्थी को धनीय, क्या कह रहा है,
एक बार क्वेश्चन को ठीक से अगर पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो आंसर तो यहीं से निकल के आ जाएगा। कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के मामले के संबंध में प्रत्यर्थी को धनीय अनुतोष यानी कि अनुतोष संदाय करने हेतु कौन सा आदेश पारित कर सकता है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ लग रहा है, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तीनों ही सही हैं। ठीक है, आप व्याख्या देखेंगे तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीनों ही सही हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्याख्या अगर हम देखें तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 20 कौन सी धारा 20 के तहत मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के मामले के संबंध में प्रत्यर्थी को धनीय अनुतोष संदाय करने हेतु निम्न आदेश पारित कर सकता है। कौन कौन से वो देखिए जो है फर्स्ट क्या कह रहा है, उपार्जनों की हानि। सेकंड क्या कह रहा है, चिकित्सीय व्यय। और थर्ड क्या कह रहा है, पीड़ित के साथ यदि उसकी कोई संतान हो तो उसके लिए भरण पोषण। और फोर्थ क्या कह रहा है यहाँ पे कि भरण पोषण हेतु राशि या एक मुश्त अथवा मासिक आधार पर देने का आदेश दिया जाए। यानी कि मासिक आधार पर जो भी उसका पैसे वैसे वगैरह है ना, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है? ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है ना, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है? 27 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 30 दिन के भीतर। क्या होगा? 30 दिन के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए दंड का प्रावधान है? एक बार क्वेश्चन और पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए दंड का प्रावधान दिया गया, यानी कि के लिए दंड का प्रावधान है? तो ये अब बताइए किस धारा में दिया गया है? तो धारा कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 28 का कौन सा आंसर होगा? सी, धारा 31 के अंदर। व्याख्या देखिए, व्याख्या है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत यदि न्यायालय द्वारा पारित किए गए संरक्षण आदेश अथवा अंतरिम संरक्षण आदेश को प्रत्यर्थी द्वारा भंग किया जाता है तो उसे अपराध माना जाएगा और इस अपराध के लिए प्रत्यर्थी को 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास या 2000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा और न्यायालय के आदेश के भंग का अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, 31 है ना। चलिए धारा 31 सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 में क्या लिखा हुआ है? भारत सरकार द्वारा लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुसमर्थन किया गया। बताइए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हाँ,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आप सबको दिख रहा है 1900 कौन वर्ष 1993। व्याख्या देखिए, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और लिखितों द्वारा सर्वव्यापी मान्यता प्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून 1993 को अनुसमर्थन किया गया है। महिलाओं का कार्य कार्यस्थल पर, क्या कह रहा है, महिलाओं का कार्य कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 को 22 अप्रैल 2013 से लागू किया गया है। ठीक है, यानी कि ये जो है किसी भी महिला को उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा उसके लैंगिक के आधार पर कि वो महिला है तो उसको किसी कहीं काम कर रही है तो उसको इस तरह से वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है यहाँ पे, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? ये याद कर लेना भैया, देखना ये याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए, ऑप्शन 4 दिया गया है आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है ये हमें आप बताइए। ऑप्शन कौन सा सही है? जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 22 अप्रैल 2013। 22 अप्रैल 2013 बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपीएसआई के 2014 में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? तो कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूप प्रतिषेध अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम। और ऑप्शन नंबर डी, कारखाना अधिनियम। तो भैया बताइए, ये क्वेश्चन जो है 31 का, ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है क्योंकि ये पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है यूपीएसआई के 2014 में। इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका आंसर है। आंसर क्या है? कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम। जो इससे पहले जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा, कॉन्सेप्ट समझा होगा, जो व्याख्या मैं आपको सुना रहा हूँ, अगर उसको ठीक से सुना होगा तो यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपसे बड़ी ही आसानी से बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, एक दूसरे से बिल्कुल लिंक है, एक भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। ध्यान से बिल्कुल अटेंशन के साथ सुनिए। ठीक है, बिल्कुल अटेंशन के साथ सुनिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है, यानी कि किसको शामिल किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो हम देख लेते हैं। ए में क्या दिया गया कि शारीरिक संपर्क व अग्रगमन। ठीक है, और बी क्या कह रहा है? लैंगिक अशिष्ट टिप्पणियाँ करना, यानी कि उनके लैंगिकता के आधार पर टिप्पणियाँ करना। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? अवांछनीय शारीरिक मौखिक या अमौखिक आचरण करना। उपरोक्त सही भी बिल्कुल सही है। ये चीज़ें जो है याद करने की नहीं है, ये चीज़ें आपको समझने की है, आपके सोच पर डिपेंड करता है।
आपका बिल्कुल माइंड फ्रेश होके, माइंड फ्रेश करके आप इस क्लास को अगर लेते हैं, सुनते हैं इस वीडियो को पूरा कंप्लीट, तो यकीन मानिए आपका यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए इसका व्याख्या जो है, व्याख्या देख लेते हैं। लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या, निम्नलिखित में यानी कि कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विवक्षित रूप से है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आपको पता है शारीरिक संपर्क या अग्रगमन या फिर जैसा कि आपने देखा था यहाँ पे लैंगिक, हाँ लैंगिक, सेकंड क्या कह रहा है कि लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, या लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करने का मतलब कि उसको इस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए आप समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे, उस चीज़ के लिए क्या करना, अनुरोध करना, डिमांड करना, है ना, डिमांड करना। चलिए यहाँ पे थर्ड क्या कह रहा है, लैंगिक अशिष्ट टिप्पणियाँ करना, किसी भी महिला पर ऐसी टिप्पणियाँ करना। और फोर्थ क्या कह रहा है, अश्लील साहित्य दिखाना, ये अपराध है। एक बात देख लेना, किसी भी महिला को आप अगर अश्लील साहित्य दिखा रहे हैं तो भी अपराध है। अच्छा, यहाँ पर जो लैंगिक प्रकृति या कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना, अमौखिक का मतलब आप इशारे में भी अगर इस तरह से वो करते हैं, ऐसे आचरण करते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं, तो भी अपराध की श्रेणी में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए किसी भी महिला के साथ ना तो आप जो है इस तरह से कमेंट कर सकते हैं, ना तो कोई महिला अगर है किसी कंपनी में कार्यरत है तो उसके नस्लीय बिहाफ पर आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको किसी उस चीज़ के लिए बिल्कुल आप फोर्स नहीं कर सकते, किस चीज़ के लिए, है ना, तो वो चीज़ें आपको पता है। तो इस तरह से आपका ये जो है एक अपराध है, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31 भी थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी ध्यान से देखना। लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना घटित होने की स्थिति से कितने दिनों के भीतर किया जा सकता है? देखिए बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 3 माह। व्याख्या देखिए और अटेंशन होके सुनिए। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना की स्थिति से 3 माह के भीतर लिखित में आंतरिक समिति को यदि इस प्रकार गठित की गई है, ठीक है, यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 34। नेक्स्ट 34 क्या कह रहा है? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत नियोजक का कर्तव्य है। देखिए ये जो है अधिनियम 2013, ये आपको याद होगा, है ना, बिल्कुल याद होगा, क्योंकि ये इस तरह का हमने पहले भी किया हुआ है इसी वीडियो में। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बिल्कुल जैसा कि आपको पता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना। बी, लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और कदाचार के लिए कार्यवाही क्या आरंभ करेगा। बिल्कुल हाँ, ये भी सही है। आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों के समय पर जो है प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं इसका व्याख्या। व्याख्या है, महिलाओं का कार्यस्थल पर
लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत नियोजक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर ए, कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी ऑप्शन नहीं, ये मतलब उसमें ये सारी चीज़ें दी गई है, तो सेकंड में क्या कह रहा है कि लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्यवाही आरंभ करेगा। सी क्या कह रहा है, यानी कि जो थर्ड है इसमें दिया गया है कि आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों के समय पर प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा। और नेक्स्ट फोर्थ क्या कह रहा है कि आंतरिक समिति का स्थानीय समिति को परिवाद पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक अधिनियम की धारा 26 के तहत यानी 26 के अनुसार 26 के अनुसार जहां कोई नियोजन आंतरिक समिति का गठन एवं कार्यवाही करने में असफल रहेगा तो वह, अब यहाँ पे दंड की बात कर रहा है। क्वेश्चन एक बार और अटेंशन होके सुनना। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक अधिनियम की धारा 26 के अनुसार जहां कोई नियोजक जो आंतरिक समिति का गठन एवं कार्यवाही करने में असफल रहेगा तो वह 1 लाख तक का जुर्माने से दंडित होगा, 50,000 तक का जुर्माने से दंडित होगा, या फिर 20,000 तक के जुर्माने से दंडित होगा, या फिर डी यहाँ पर 15,000 तक के जुर्माने से दंडित होगा। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही है, यानी कि 50,000 तक का जुर्माना जो है उसका होगा, 50,000 तक के जुर्माने से वो क्या होगा, दंडित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है ये, आपका अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 कब से प्रभावी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल 19 सितंबर 2018 सही है। अब यहाँ पे व्याख्या आप देख लीजिए कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष 2019 से यानी 2019 में विधिवत कानून का प्रारूप धारण किया, जबकि यह कानून 19 सितंबर 2018 से प्रभावी माना गया। इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में एक अध्यादेश लाया गया था। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लियर हो गया, सारी चीज़ें आपका ये जो है क्लियर हो गया होगा। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और अगर आपका प्यार इस वीडियो को ज़्यादा मिलता है तो बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट आएगा। और ये जो बुक है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो बुक है ना वो सारा हम कंप्लीट कर देंगे वीडियो के माध्यम से। अगर आपके पास आपने बुक लिया है, कोई भी बुक लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं। मूल विधि की आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके आप वहाँ से जो है इसको रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है, UPSI की वैकेंसी आ चुकी है, समय बहुत कम है। जो जीवन भर यानी कि हमने बहुत मेहनत की है, बहुत हमारी ख्वाहिशें हैं, बड़े सपने हैं, अब उसको पूरा करने का सिर्फ 2 महीने का समय है। और यही समय है सच में आग अपने अंदर लगाने की। अगर कहीं दब रही है वो आग तो फिर से लगा दो, दे दो उसको हवा यार, क्योंकि ये जो 2 महीने हैं आपका जीवन बदल देगा। बहुत लोग कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं मिलता यार, मैं कहता हूँ किस तरह का मोटिवेशन चाहिए? देखो अपने माँ बाप को एक बार, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता।
अगर आप अपनी माँ बाप के बारे में सोचिए, किस स्थिति में हैं वो, किस परिस्थिति में हैं, उस कंडीशन में अगर आपको वो पढ़ा रहे हैं, आपके सपनों के लिए वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं, कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, धूप में, छाँव में, दिन में, रात में, मतलब सोच नहीं सकते। मैं खुद जब देखता हूँ ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अंदर वो आग लगती है कि यार एक दिन ऐसा दिन आएगा, ऐसा दिन लाएंगे कि उनकी जो ये जो कठिनाइयाँ हैं, ये जो परिश्रम है वो कभी खाली नहीं जाएगा। और बहुत उम्मीदें होती हैं यार, उम्मीदों पे जो है पानी हम नहीं फेर सकते। अब बिल्कुल लग जाना है, समय बहुत कम है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें, और कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो है नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। अगर प्यार इस वीडियो को मिलता है तो नेक्स्ट पार्ट हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन होता चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका प्यार मिलता है तो ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।